तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ की। तो कल हम लोगों ने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे उसको देखा था। आज हम लोग 70वीं के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को साइंस को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 70th बीपीएससी 2 बार लिया गया था। एक बार कुछ इशूज़ हो गई थी, जो कुछ बच्चों का अलग से पेपर लिया गया था। तो हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होंगे। हम एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। तो आपसे ये पूछा गया कि इनमें से आयरन का और क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉक्साइट किसका और है, तो एल्युमिनियम का। ठीक है। सिनेबार किसका और है, सिनेबार मरकरी का। ठीक है, मरकरी का। पायराइट किसका और है, तो आयरन का भी है, सल्फर का भी है। ठीक है। और लिमोनाइट किसका और है, तो ये आयरन का है। तो पायराइट आपको आयरन सल्फर का है, तो आयरन भी होगा सल्फर भी होगा, और लिमोनाइट पूरे तरीके से आयरन का है। तो आंसर क्या गया था, आयरन। तो आपको इसमें ये क्या याद रखना है कि बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। सिनेबार पूछ लेगा तो मरकरी का, पायराइट पूछ लेगा तो आयरन का भी और सल्फर का भी, और लिमोनाइट पार्टिकुलरली आयरन का। तो ये आपसे ये आपका आंसर हो गया। तो बॉक्साइट को याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, लूसेंट में भी आपका एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। तो देखिए, NaCl सॉल्यूशन कॉपर मेटल कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है ये इसके साथ इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, AgNO3 एंड कॉपर मेटल। ठीक है, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर देगा। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज़ हो गया कि ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा AgNO3 सॉल्यूशन विथ कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है आपको कि कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जांपल मैं आपको एक दे के बता रहा हूँ। XSO2 मानिए कुछ कोई भी कंपाउंड है और Na है। ठीक है, मानिए इसके साथ रिएक्ट करा है, तो ये X और ये Na, इसमें दोनों में से जो है सो एक ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। डेट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, मतलब हीट ट्रांसफर होगा बिना मीडियम के। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या है, हीट वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। ठीक है। उसके बाद कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब आपको पता है अच्छे से कि कंडक्शन क्या होता है। जैसे आप लोहे का रॉड है, इसको आप गर्म करते हैं, तो ये सिरा अगर गर्म है तो धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि हीट यहाँ तक पहुँच जाता है, जबकि रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडिएशन। ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। वही अगर आपसे कन्वेक्शन पूछेगा तो कन्वेक्शन क्या होता है, तो हीट का ट्रांसफ़र होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड वगैरह से, टेम्परेचर डिफरेंस से। तो अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कंडक्शन आप जानते ही हैं। कन्वेक्शन मैंने बता दिया, हीट का ट्रांसफ़र फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड के कारण, और रेडिएशन जो है बिना मीडियम का, आप रेडिएशन सब अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेटेड इन स्टोमैक। तो स्टोमैक में नाइट्रिक एसिड होगा नहीं, सल्फ्यूरिक होगा नहीं, HCl हमेशा पढ़ते आते हैं कि एसिडिक पीएच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कि HCl जो होता है अगर हमारे पेट में ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, आपको पता है। तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो इंटेस्टाइन में जो है ना अल्सर्स होने लग जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए हमारा बॉडी न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी म्यूकस और बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। क्या करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। अगर म्यूकस कम बनेगा तो जाके ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएगा। तो याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, एसिडिक नेचर होता है इसका। ठीक है, पीएच जो होता है वो 3 के आसपास होता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा जो स्टोमक है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सीक्रेट करता है। मैंने आपको बताया था लेयर जो होती है सेरोसा, सब सेरोसा, मस्कुलरसिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये चारों एपिथेलियल लेयर्स होती है एलिमेंट्री कैनाल गट का। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर ये देखिए एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर से डायरेक्ट उठा के निकाल दिया कि द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अमीटर आपको पता है करंट के लिए, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सब चीज़ आपको आ रहा होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अगला, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वन, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोगों ने बार बार पढ़ा था, कौन थे वो, तो आपको पता है जे थॉमसन। मैंने जो बताया था प्लम पडिंग मॉडल, वो जो वाटरमेलन वाला है, इसके अंदर में एटम्स इम्बेडेड है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। गोल्डस्टीन आपको पता है वो अल्फा स्पेक्टरिंग वाला जो स्कैटरिंग वाला जो करवाया था। रदरफोर्ड, आपको पता है रदरफोर्ड क्या था, इनका
रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो अल्फ़ा वाला, याद है ना, जिससे हम लोगों ने वो देखा था कि कैसे न्यूक्लियस वगैरह के बारे में जो इन्होंने बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हुए, ठीक है। गोल्ड फॉयल जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, तो आपको पता है कि डाल्टन ने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था, उसके लॉ ने बिल्कुल सही। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था, बिल्कुल। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, ये बैकरल ने बताया था, ठीक है। तो याद रखना ये तो होगा नहीं, तो 3 नंबर जिसमें उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, एंथ्रैक्स होता है। और ये किसके कारण होता है, तो बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये जो बीमारी होती है ना, ये स्प्लीन को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको स्प्लीन फीवर कहते हैं, ठीक है। और ये किस टाइप का डिजीज है अगर आपसे पूछेगा, तो जूनोटिक टाइप का डिजीज। जूनोटिक टाइप का डिजीज क्या होता है, जो जानवर से इंसान को फैलता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइफॉइड आपको पता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो विडाल टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 39 नंबर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट बाहर की तरफ आती है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट बाहर की तरफ आती है। तो पहला क्या बोल रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन तो स्टेट चेंज है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक वाला ऐसे ही कट गया, ठीक है। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, बिल्कुल सही। जब भी हम एसिड वगैरह में डाइल्यूट करते हैं, तो एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि हम एसिड में कभी भी पानी नहीं मिलाते हैं, पानी में हमेशा एसिड मिलाते हैं, क्योंकि एसिड हाई कंसंट्रेशन का है। इसमें अगर पानी मिलाएंगे तो बहुत गंदा धमाका होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ द एसिड बिल्कुल सही। रिएक्शन ऑफ द वाटर विथ क्विक लाइम, बिल्कुल सही। क्विक लाइम जो होता है, इसमें जब भी आप वाटर से रिएक्ट कीजिएगा तो CaOH होल ट्वाइस बनता है, तो स्लेग्ड लाइन बनता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल होगा आपका एक्सोथर्मिक, हीट बाहर आएगी। जैसे आप चूना में कभी भी पानी डाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली 2 एंड 3 हो जाएगा। फिर अगला पढ़ते हैं, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज है, ठीक है। आपको याद रखना है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं तो कंबशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन 58 नंबर, इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन ऑकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए ये क्वेश्चन को बाद में बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट कर दिया था, क्योंकि अगर आपने उस दिन जब मैंने पढ़ा रहा था तो आपने ध्यान दिया होगा कि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो अलगी में भी होता है। अलगी में कैसे होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। वही अगर फंजाई में देखिएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मैंने आपको बताया था उस टाइम में भी कि फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो फंजाई में कैसे होता है, सेक्सुअली, और अलगी में एसेक्सुअली। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन हो गया था करेक्ट, तो ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। तो इसीलिए आंसर, ये क्वेश्चन ही डिलीट हो गया क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था ऑप्शन में, ठीक है, याद रखना है। यीस्ट कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर फंजाई का जो सेल वाल होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रियोलाइट आर इंपॉर्टेंट। और तो आपको पता होना चाहिए कि कोरंडम होता क्या है, तो कोरंडम होता है Al2O3, Al2O3 कोरंडम हो गया। वही आपसे क्रियोलाइट पूछेगा तो Na3Alf6 होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बार बार बनता है कि कोरंडम और क्रियोलाइट का जो है सो किस चीज़ का और है, तो एल्युमिनियम का और है। बार बार बोलिए, क्रियोलाइट और कोरंडम किस चीज़ का और है, तो एल्युमिनियम का और है, ठीक है, याद रखिएगा। ये किस चीज़ के लिए होता है, तो एल्युमिनियम को गलाने वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। और फ्लक्स में मैंने आपको फ्लक्स बताया था, 2 टाइप के फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक टाइप का एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स वो हो गया जो बेसिक इम्प्योरिटी को हटाता है, बेसिक इम्प्योरिटी को हटाएगा तो वो एसिडिक फ्लक्स, एग्जाम्पल SiO2। एक हो गया बेसिक फ्लक्स जो एसिडिक इम्प्योरिटी को हटाता है। फ्लक्स क्या होता है, इम्प्योरिटी को हटाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल SiO2, बेसिक का एग्जाम्पल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने परसों बताया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कि क्रियोलाइट किसका हो गया, एल्युमिनियम का, Na3Alf6।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफेशन ऑफ गैस। मतलब गैस को मतलब आपको लिक्विफाई करना है, मतलब समझिए कि किसी भी डिब्बे में अगर गैस को भरना है तो कौन सा बढ़िया कंडीशन होगा। तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम लोग कभी भी पेप्सी वगैरह पीते हैं तो आप देखते होंगे वो जो सील्ड रहता है, जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो एक गैस का जो फज़ आवाज़ आता है वो किस चीज़ का आता है। तो एक चीज़ आप देखते होंगे कि प्रेशर रिलीज होता है। कभी भी अगर आपने लैब वगैरह आप गए होंगे तो आपने वो देखा होगा एक बहुत अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें 131 डिग्री सेल्सियस या 121 डिग्री सेल्सियस 15-20 मिनट या 30 मिनट के लिए चलाया जाता है, जिसको कि आपने सुना होगा नाम ऑटोक्लेव मशीन, देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें गैस वगैरह स्टोर रहती है, तो जैसे उसको खोलते हैं तो एक प्रेशर रिलीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर में प्रेशर कैसा रहता होगा, हाई प्रेशर रहता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इसका कंडीशन है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज। VIP स्टार मार्क कीजिए, क्वेश्चन बार बार बनता है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज में, तो गैस को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड स्टेट में बाय कीपिंग इट एट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, ड्राई नाइट्रोजन वगैरह सुना होगा, आजकल बिस्किट भी चला है उसका। ठीक है, अब होता है, अब ये चीज़ करते क्यों है, ये कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ही क्यों। क्योंकि जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दीजिएगा ना, तो मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के होंगे वो बहुत करीब करीब आ जाएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके कारण जो है गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। मॉलिक्यूल जो है गैस के वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, जिससे उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। लिख लीजिएगा इसको, मॉलिक्यूलर पास आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड पार्ट क्या है, प्लाज्मा, कल ही परसों ही बताया था। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है, 55% ऑफ द ब्लड को कैरी करता है। प्लाज्मा का कलर पूछेगा तो लाइट येलो होता है। मेन इसका काम क्या होता है, तो ये ब्लड सेल वगैरह को घुमाता रहता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में मदद करता है, इम्यून सिस्टम का बेटरमेंट के लिए। ठीक है, ये प्लाज्मा। ठीक है, प्लेटलेट्स का तो आपको पता ही है कि क्लॉटिंग वगैरह में मदद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। तो आपको पता है क्या था, वो टेक्नीशियम था। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 43। याद रखिएगा कि फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड कौन था, टेक्नीशियम। ठीक है, TC। इसका ये आर्टिकल कहता हूँ, एटॉमिक नंबर कितना था, 43। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है वापस से। फिर उसके बाद जायद क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जायद क्रॉप। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही पता होगा, कॉटन होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि RMSC से, तो पहले ये याद कर लीजिए, राइस, मेज, शुगर कैन, कॉटन, ये क्या हो गए, खरीफ क्रॉप हो गए, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, मस्टर्ड ऐसे ही नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा फॉडर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ठीक है, तो मेलामाइन किस टाइप का प्लास्टिक है, पहले तो ये याद करना है। तो आपको याद रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि टाइल्स से रिलेटेड है, तो टाइल्स फिट होगा, तो ऐसे याद रखिए थर्मोसेट। थर्मोसेट, टाइल्स क्या हो गया, सेट, तो टाइल्स से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किस टाइप का होता है, तो ये मैन मेड मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकता है। PVC तो हो ही नहीं सकता, PVC का काम पाइप वगैरह में है। ठीक है, पॉलीथीन तो हो ही नहीं सकता है, तो आप जान ही रहे, तो दो तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लीजिएगा। फिर आपको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक ये हो नहीं सकता, क्योंकि थर्मोसेटिंग है, जो कि टाइम लेगा सेटिंग के लिए, और ये परमानेंट हो जाएगा और हाई टेम्परेचर को भी होल्ड करेगा। तो मेलामाइन वगैरह किस चीज़ में यूज होगा, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ से आपको कैप्रोलैक्टम के बारे में पूछ सकता है कि ये किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम, तो याद रखना है किसका है, नायलॉन 6 का। ठीक है, फिर PHBB के बारे में पूछ सकता है, PHBB, इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, किस टाइप का पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल, और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट ब्यूटेरेट और पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक्स। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ये बोल रहा है कि मेरे शरीर के बारे में कुछ भी ऐसा XYZ बोल रहा है कि मेरी बॉडी कोई भी इश्यूज़ हो रहा है, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा, मतलब राहत मिलेगी। इलाज नहीं बोल रहा है,
राहत मिलेगी। तो ये देखिए यूवी लीजिएगा अपने शरीर के लिए, बिल्कुल नहीं कैंसर हो जाएगा। विजिबल रेडिएशन कभी सुने हैं नहीं। इंफ्रारेड क्यों लीजिएगा? इंफ्रारेड के कारण होगा क्या? टेम्परेचर का अप डाउन। तो कई बार आप जाते होंगे, जैसे किसी को फिजियोथेरेपी करने की ज़रूरत है, तो वो मशीन से जो आपके बॉडी को ऐसे स्टिमुलेट करता है, तो क्या होता है? टेम्परेचर अप डाउन होता है। और टेम्परेचर अप डाउन किसके कारण? इंफ्रारेड। तो आंसर एकदम सोच के करना था। तो सोचिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन था कि ऐसा भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जिसके लिए आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या आप एक्सपीरियंस या अपने सोच से इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए कितना लल्लू वाला सवाल है। विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या हो जाएगा? सेल। सेल बेसिक यूनिट है। सेल थ्योरी किसने दिया था? सिल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, सिल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक, आप सुनिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर? ठीक है, क्वेश्चन ये आया है, तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है, ये कंपोनेंट है किसके? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर के। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड तो हम कहीं यूज ही नहीं करते हैं, तो ये ऐसे ही नॉर्मली कट गया। अब सोडियम कार्बोनेट क्यों करेंगे? सोडा एसिड फायर है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट रटने वाला है। अगला क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल, विच ऑफ द क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर? तो फोटोसिंथेसिस में आपको क्लोरोफिल का काम क्या होता है? मैंने बताया था कि लाइट एब्जॉर्ब करना है, CO2 नहीं, ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ये तो Mn और Cl का काम है। मैग्नीज एंड क्लोरीन हेल्प इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नो फंक्शन तो गलत ही हो गया, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्बिंग लाइट। तो देखिए किस हिसाब से वो क्वेश्चन बना रहा है और क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? एक फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होता है, कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। इसका मेन काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और केमिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, याद कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? तो ये देखिए हम लोगों ने बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से किया था कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो कि बाइल लीवर से लेता है। तो इसका मतलब लीवर से जो बाइल आया वो कौन उसको लेगा? तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन लेगा। कैसे लेगा? कि देखिए बाइल क्या है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बाइल क्या है? एक डाइजेस्टिव जूस है। क्या है? डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? लीवर से। और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर। मैंने आपको जब एनसीईआरटी बताया था तो कॉमन बाइल डक्ट बताया था, याद है? तो आपको याद रखना है बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर से और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर से। जब फूड, याद रखिए, जब फूड पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, तो बाइल यहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, बाइल का काम क्या होता है? तो फैट वगैरह को डाइजेस्ट करना। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट, इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कोई बेसिक एक्टिविटी होती नहीं है। स्टोमक का आपको पार्ट पता होना चाहिए, फंडिक पाइलोरिक कार्डिक, फंडिक कार्डिक पाइलोरिक, फंडिक कार्डिक पाइलोरिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसोफेगस का जो गट वाला जो है लेटरल सेक्शन, उसी में आपसे पूछता है सेरोसा, मस्कुलरसिस, सबम्यूकस, सबम्यूकोसा, ये लेयर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आपको पता है कि चीफ सेल होता है स्टोमक में, चीफ सेल होता है, पेराइटल सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल होता है, तो ये सब का नाम सुना होना चाहिए। ऑक्जेंटिक सेल ही HCl सीक्रेट करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंटैक्ट फोर्स? तो भाई नॉन कंटैक्ट फोर्स होता क्या है? सबसे पहली चीज़ कि नॉन कंटैक्ट फोर्स होता क्या है? जिसमें आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या बताता है वो? कि जिसमें आपको टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन देख के आप बताइए मुझे कि आपको क्या लग रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स। क्यों होगा मैग्नेटिक फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स में आप क्या टच करते नहीं, चुंबक को रखिए बगल में लेके आइए, टच मत कीजिए, ऑटोमेटिक वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स में दो बॉडी को पास आना जरूरी है, इम्पैक्ट फोर्स में भी दो बॉडी को पास आना जरूरी है। तो नॉन कंटैक्ट मतलब बिना टच किए हुए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। फिर पूछ रहा है मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, आपको पता ही होगा, पेस्टिसाइड नहीं। एयर पॉल्यूशन की बात करें तो हवा में डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन। अगर ये पूछा जाता कि मतलब मोर देन वन करेक्ट है क्या, तो फिर आपका आंसर हो जाता मोर देन वन। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक एक पूछेगा तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, सोच के बोलिएगा। आप अपने मन में एक बार आंसर सोच लीजिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि आप उसको जला रहे हैं ना भाई, तो एयर में सबसे ज़्यादा इससे होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 129 के बाद आते हैं 132। वही V इक्वल टू आई आर, रेसिस्टेंस के बारे में पूछा तो I बराबर V आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई, बिल्कुल सही।
ठीक है, याद रखना यही V इक्वल टू IR, P इक्वल टू VI, ये सब चीज़ क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेसिक है और फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो बेवकूफ़ होंगे अगर आप इसको अच्छे से नहीं लिख के याद कीजिएगा। 3-4 फॉर्मूला ऐसे P इक्वल टू VI, ठीक है, तो I है, I बराबर VIR लिख सकते हैं, तो ये हो सकता है P इक्वल टू V इंटू VIR, तो P बराबर V स्क्वायर बाय R, बिल्कुल बेसिक है, याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 132 के बाद 142, ठीक है, 142 पे चलते हैं। 142 क्या बोलता है? 142 द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना क्या कहलाता है? सिंपल सा है, आपको पता है। फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, रेस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, डिकम्पोजिशन होगा। फर्मेंटेशन कैसे हो जाएगा? डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई हो गए, ये ऑर्गेनिक मैटर को डेड प्लांट जैसे हो गए, इनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट का तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट इसको रट लीजिए, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, लिख लीजिए। सोलर कांस्टेंट बराबर 1.4 बराबर सोलर कांस्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट क्वेश्चन है 41-49, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। टेस्ला बराबर अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? टेस्ला बराबर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, तो वही हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर एम्पियर तो कभी आएगा नहीं, न्यूटन 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 तीन है। अब ध्यान से सुनिए, पर ये भी सही है, न्यूटन पर। अब एम्पियर सेकंड, कभी सेकंड तो आएगा नहीं, क्योंकि टेस्ला से हम लोग उसमें कभी भी हम लोग उसको टाइम के उसमें नहीं निकालेंगे। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ गया, तो सिंपल है। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से 5 से 7% क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएंगे। तो ठीक है, पहला पेपर हो गया। अब दूसरा पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका पेपर 2 का, मतलब जो 17th BPSC का सेकंड हुआ था, वो ये क्या बोल रहा है? फॉर 2 लिक्विड A एंड B टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो अगर आपने कभी ज़िंदगी में 12th पास किया होगा तो आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में कि जो गैसेस रॉल्स लॉ को फॉलो करती है वो क्या बनाती है? आइडियल गैस होती है जो उसको फॉलो करती है। तो आइडियल गैस का बस 2 कंडीशन याद रखिए। इंथैल्पी मिक्सिंग जो होता है या फिर चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 0 होता है, जैसा पहले था वैसा बाद में था। आप कब आइडियल बनिएगा? जब आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कीजिएगा, जैसे आप थे वैसे कीजिए रहिएगा, बदलिएगा नहीं। तो डेट्स वाई नॉर्मल केस में भी यही होता है। 2 गैस आइडियल गैस कब बनाएगी? जब चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर, व्हेन एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी थ्रू वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। तो बिल्कुल सही है, जब भी आपके बॉडी में एंटीजन का इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है। होता क्या है कि जब हम बाहर से इंजेक्शन दिए तो हमारा बी सेल एक्टिव होता है, ठीक है, याद रखना। और एंटीजन के जो है वर्क उसके खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। टी सेल जो है बाद में एक्टिव होता है और वो डिस्ट्रॉय करता है इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज़ वगैरह सब प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि बाहर से जब भी एंटीजन अपनी बॉडी को दीजिएगा तो किसको जो है सो एक्टिवेट करवाइएगा? बी सेल को। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। टी सेल मतलब हो गया थाइमस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की कभी भी बात करेगा तो टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एक्सरेज दैट दे कैनॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय। तो आपको पता है कि एक्सरे किस टाइप का है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एक्सरे किस टाइप का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है कि ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। वो किसी भी इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो किसी जगह पे डिफ्लेक्ट नहीं होते। डेट्स वाई दे आर न्यूट्रल एंड दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो किससे डिफ्लेक्ट होगा? किसी से नहीं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक नॉर बाय इलेक्ट्रिक। तो इसलिए एक्सरे किसी से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन कंसेप्ट आता है। फिर देखिए यहीं पे पूछ लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? जो कि कंटिन्यूसली हम लोग को अवेलेबल है, कि आप उसको जो है
यूज करते रहिए फिर से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, बायो एनर्जी हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन कौन सा हो गया जो जिसका यूज कर सकते हैं? तो सोलर का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक वाला देखिए, तो एक चारों में है, ओ माय गॉड, एक चारों में है। फिर दूसरा थर्मल प्लांट वगैरह से, ठीक है, थर्मल प्लांट वगैरह से नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कोल से ख़त्म हो जाएगा, विंड से नहीं होगा ख़त्म। तो एक और चार देखिए, एक और चार है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसका हम लोग कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं और वो ख़त्म नहीं होने वाला है, फिर से हम उसको यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। वनस्पति घी वाला पूछ रहा है कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो मैंने बताया था उस दिन निकल यूज़ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में बनाना है। वही अगर वो पूछता है गैस कौन सा, तो हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था उस दिन, याद है, हैबर्स प्रोसेस किसके लिए होता है? हैबर्स प्रोसेस में क्या बनता है? तो याद रखिएगा क्या बनता है हैबर्स प्रोसेस में? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे है आपको पता है? फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिशरीज के लिए आपको पता है किस टाइप का था? क्या था फिशरीज के लिए? ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस से एक्चुअल डार्क रिएक्शन का जो एक्चुअल साइट है वो कहाँ है? तो आपको मैंने बताया था कि लाइट का होता है ग्राना और डार्क का होता है स्ट्रोमा। बोलिए मेरे साथ, लाइट का होता है, लाइट रिएक्शन का ग्राना, डार्क रिएक्शन का स्ट्रोमा। तो अभी डार्क पूछा है, कल को हो सकता है लाइट पूछ ले, तो याद रखिएगा डार्क रिएक्शन का क्या होता है? स्ट्रोमा। लाइट का क्या होता है? ग्राना। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या पार्ट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट को अगर हम डिवाइड करेंगे, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड करेंगे तो थैलाकोइड में करेंगे और स्ट्रोमा में करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन यही थैलाकोइड के ग्राना में होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। फिर आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लास्टिड के जो होते हैं टाइप हैं और इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट को, किसको? ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाटर सोल्यूबल कौन है? मैंने आपको बताया था कि फैट सोल्यूबल है कीड़ा। कीड़ा काट गया फैट में। फैट सोल्यूबल कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब आप लोग खुद ही देख के बताइए कि वाटर सोल्यूबल कौन होगा। के, ए, डी हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ दीज। और वैसे वाटर सोल्यूबल पूछेगा तो याद रखिएगा बी और सी होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। रेटिनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, ई को मैंने बताया था, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल स्टेरिलिटी के लिए बार बार लोग टोकते हैं। ठीक है, याद रखना है, टोकोफेरॉल विटामिन ई स्टेरिलिटी से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बिसाइड स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलिस मॉस्किटो और किस किस चीज़ का वेक्टर है? तो आपको पता होना चाहिए, फलेरिया का तो बिल्कुल है। तो फलेरियसिस कहाँ है? एक में है, फलेरियासिस में है। डेंगू के लिए तो आपको पता है कि आडीज मॉस्किटो होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। डेंगू के लिए क्या होता है? एडीज मॉस्किटो। तो ये दोनों ऐसे ही कट गया। ठीक, तो यही बच गया, एक ही बच गया, इंसेफेटिलाइटिस और फलेरिया। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो डेंगू के लिए आप बचपन से पढ़ते होंगे आडीज मॉस्किटो, आडीज। तो ये दोनों ऐसे ही कट गया, तो ये बच गया। तो कल को अभी आपसे अगर एनोफिलिस के बारे में पूछ लिया, कल से डेंगू के भी बारे में पूछ सकता है कल को। तो याद रखिएगा डेंगू किसके कारण होता है? एडीज मॉस्किटो के कारण। किसके कारण? एडीज। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज। तो देखिए रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता क्या है? तो ये फ्रीक्वेंसी के एक्सी से डिनोट करते हैं रिएक्टेंस को। ये क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ऐसे तो 1/फ्रीक्वेंसी के, अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये होता है 1/2π फ्रीक्वेंसी इंटू सी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, तो याद रखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कल को ऐसा कुछ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा ये क्लास 12 के चला गया था तो उतना हम लोग को नहीं जाना है। एक गलती से कभी कभार 1-2 पूछ लेता है तो उसको कोई नहीं, हम लोग 30 अगर क्वेश्चन आएगा या 10 आएगा, 20 आएगा, तो हम लोग का टारगेट 18 होना चाहिए। ठीक है, और किस्मत अच्छी हुई तो पूरा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट टेस्ट ऑफ विनेगार। तो क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड नहीं, ये नहीं, लैक्टिक एसिड नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट हो जाएगा। सावर टेस्ट, विनेगार का टेस्ट सावर क्यों होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में, पता है। साइट्रिक एसिड हो गया लेमन में, टार्ट्रिक एसिड हो गया आपको टोमेटो वगैरह इन सब में देखिएगा तो होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टेस्ट ऑफ विनेगार किसके कारण? एसिटिक एसिड के कारण। तो आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर पूछ रहा है हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली। तो भाई ये सिंपल है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हाई प्रेशर टैंक वगैरह में इसको रखा जाता है। कैसे करके? कंप्रेस करके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाय कंप्रेसिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय, तो शेप ऑफ आरबीसी, बिल्कुल गलत। हम लोग कल भी या परसों पढ़े थे कि ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड करता है, तो एंटीजन पे, एंटीबॉडी पे, याद है? अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो याद है ना, मैंने आपको एबीओ सिस्टम पढ़ाया था जिसके अंतर्गत बताया था जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो एबीओ वाला जो सिस्टम पढ़ाया था उस पर करेगा, ना कि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बिल्कुल गलत। कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, इसका डब्ल्यूबीसी का तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, तो याद रखिएगा एबीओ मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि इसी हरा टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है। इसी हरा टेस्ट किस चीज़ से है, तो कलर ब्लाइंडनेस। इसको जो डिस्कवरी थी उनका नाम ही था साइंटिस्ट का इसी हरा, तो इसीलिए डायरेक्ट आ गया था क्वेश्चन कि इसी हरा टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कलर ब्लाइंडनेस से, ठीक है, याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है या फिर बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह का जो शीशा होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो केलवार से बनता है। कल परसों ही बताया था, केलवार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, केलवार एक फाइबर है, ये याद रखना है, ठीक है। केलवार एक फाइबर है। ये लाइन नायलॉन है, नायलॉन का अगर यहाँ से आपसे मोनोमर पूछ लेगा तो याद रखेगा कैप्रोलैक्टम, क्या याद रखेगा, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ का जैसे ही नाम आ जाए दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए केलवार, और केलवार क्या है, एक फाइबर है, ठीक है। पूछा जाता है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो इस पेपर में आया था, अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा है तो उससे हो जाएगा। बोल रहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मानिए वी है, ठीक है, उसे मूव कर रहा है, तो एनर्जी जो वो गेन करेगा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो जाएगा U बराबर Q इंटू वी बराबर यू बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q इंटू वी, ठीक है। और यहाँ पर Q बराबर C दे रखा है, ठीक है। तो आंसर देखिएगा तो U बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू वी, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो E इंटू वी, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। फिर से सुनिए, चार्ज पार्टिकल जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मानिए V है, ठीक है, उसको गेन किया, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। पहले क्या था, वो रेस्ट में था, उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो उसने एनर्जी को गेन किया, ठीक है, याद रखिएगा। तो फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो जाता है वो हो जाता है U बराबर Q इंटू वी, ठीक है। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब Q चूंकि यहाँ पर कूलम में दिया हुआ है और V वोल्ट में दिया है, तो U बराबर C इंटू वी, और C मतलब क्या है यहाँ पे E के बराबर है, तो E इंटू वी, ठीक है। इतना हाई लेवल नहीं जाएगा, एक दो क्वेश्चन मुश्किल आते हैं तो वो स्किप करने के लिए भी होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन है स्किप करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन आया था कि बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड, बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि बेस पे भी पाए जाते हैं और टिप पे भी पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। खाली बेस पे ही नहीं, खाली टिप पे ही नहीं, बोथ द बेस एंड टिप। और एक चीज़ देखा गया बीपीएससी में, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है ना वही आंसर जाता है, तो ये भी अगर आप थोड़ा दिमाग में ट्रिक, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं, बेस पे भी, ठीक है, और टर्मिनल पे भी। तो बेस पे जो पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, याद करना है। और जो एंड्स ऑफ द ब्रांच और स्टेम में पाए जाते हैं इसको बोलते हैं एपिकल बर्ड, ठीक है। ये एपिकल बर्ड मैंने आपको कल भी परसों भी बताया था, एपिकल बर्ड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लेंथ के लिए, ठीक है। और एक्सिलरी बर्ड अगर पूछेगा सॉरी, तो किस चीज़ के लिए, डेप्थ के लिए। एपिकल बर्ड लेंथ के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल से, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए सोडियम है, इसमें सोडियम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है दूसरे से और वो ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ध्यान से इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन अनदर मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक्सेप्ट करता है। तो ये देखिए, ये एक्स को ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो पूछा है नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। ध्यान से सुनिए, समझे, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम का नेचर कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, ना कि लेने का, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है, और जो है सो उसके बाद अपना ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो डेट्स वाई सोडियम इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा है, नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आंसर सोडियम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गया, याद रखिएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, एक्सेप्ट करने की, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल पूछ देगा तो इलेक्ट्रॉन देने की, डोनर। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल को स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है।
रखना है। और कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो है कम हो जाएगा जब आप डाइल्यूशन करेंगे। आप देखिए कोई भी चीज़ देखिए, कंसंट्रेशन है, मानिए एसिडी है, अगर आप उसमें पानी मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। शराबी है पूरा, अगर 100% वो ओरिजिनल जो बोतल में रखा रहता है वो है, अगर उसमें पानी मिलाएगा तो क्या हो गया, उसका डाइल्यूशन हो जाएगा, तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, एज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इंक्रीजेज द रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप को बढ़ाते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो है टेलीस्कोप का बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि जो इसका एबिलिटी होता है ना, वो डिफ्रेंसिएशन तो आपने पढ़ा होगा कभी भी 12th में, तो D/1.22D। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो डायमीटर के, ठीक है, और वेवलेंथ के। तो डेट्स वाई डायमीटर जब भी टेलीस्कोप का बढ़ाइएगा तो इसका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। वही अगर माइक्रोस्कोप का होता तो कम हो जाता। याद रखना, टेलीस्कोप का बढ़ेगा, माइक्रोस्कोप का कम होगा। याद रखिएगा VIP, ठीक है, टेलीस्कोप का बढ़ेगा, माइक्रोस्कोप का घटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, डायमंड वगैरह का कहीं भी बात आ जाएगा कि किस चीज़ के लिए, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का यूज करके जो है ये बनाया जाता है। इंजीनियर डायमंड, कहीं भी बात आ जाएगा तो इंजीनियर डायमंड से रिलेटेड तो ग्रेफाइट होगा आंसर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ शैडो, मैंने उस दिन भी बताया था कि किसके कारण शैडो होता है, तो पता है आपको, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इसी के कारण जो है शैडो बनता है। ठीक है, हमारे पीछे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेगा। वही आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है, तो रिफ्रैक्शन वगैरह के कारण। TIR के कारण मिरेज होता है, डायमंड का चमकना, ये सब TIR के कारण होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का किससे नापते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है किससे नापते हैं, टेस्ला से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला से। ओम रेसिस्टेंस हो गया, एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 3 का दिया हुआ है, पूछेगा रिड्यूसिंग पावर, तो मैं कैसे पढ़ता था, सबसे ज़्यादा जिसका नेगेटिव वैल्यू रहती है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस करेगा। तो याद रखिएगा, पहले क्या हो जाएगा, B, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा A। जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा रिड्यूस करेगा। बस यही ट्रिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो ऐसे याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा अब 148। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर टू ए बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब बोल रहा है कि हवा से जो एक, मतलब नॉर्मल जो हम लोग जलाएंगे और जो स्टीम से जो 100 डिग्री रहेगा, उसमें कौन डेंजरस है। तो भाई कौन सा डेंजरस होगा, आपको पता है कि एवापोरेशन वाला जो होगा वो ज़्यादा मतलब डेंजरस होगा। कई बार आप देखते होंगे कि चूल्हे पे कोई खाना वगैरह बना रहे हैं और वो प्लेट से ढका हुआ है, और जैसे उसको हटाने जाएंगे तो गलती से अगर वो भाप हमारे हाथ पे लगता है तो बहुत गंदा जलता है। तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल से उसकी तुलना कीजिएगा तो कंसेप्ट ये है कि 100 डिग्री पे एयर के पास खाली स्पेसिफिक हीट होता है, जबकि वेपर के पास स्पेसिफिक हीट के साथ लेटेंट हीट भी होता है। तो वो जब हमारे स्किन वगैरह के साथ आता है तो वो लिक्विड में बदलना चाहता है, तो इसीलिए जो है सो डायरेक्ट जो है पूरे तरीके से हमारे स्किन को बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन, इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोर डेंजरस। ठीक है, ड्यू टू हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। टोटल 60-62 क्वेश्चन हमारा हुआ, अच्छे से कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। जो जो कंसेप्ट है उसको लिखते जाइए। ठीक है, सुबह का टाइम है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।